सोलापुर गांव में एक सुप्रसिद्ध मंदिर था जहां हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। इस मंदिर में मोतीचूर के लड्डू भोग में चढ़ाए जाते थे और शुद्ध घी में बनाए हुए थे। और इस मंदिर की खासियत थे, दर्शन के बाद भक्तगण लाइन लगा के ये लड्डू खरीदते थे। मंदिर के बाहर ही लड्डुओं का एक बड़ा काउंटर था। वहाँ शेखर नाम का एक आदमी लोगों को लड्डू देने का काम करता था। शेखर सरकारी तनख्वाह लेता, फिर भी लड्डू की ब्लैकमेलिंग करता था। अरे भाई, लड्डू खत्म हो गए, कल आना। जाओ अब जाओ। खत्म हो गए? ऐसे कैसे खत्म हो गए? अभी अभी तो दुकान खुली है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। अरे बोला ना एक बार लड्डू खत्म हो गए। चलो निकलो अब, कल आना। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हमें पता है कि तुम लड्डुओं की ब्लैकमेलिंग करते हो। मेरी तुम पर कई दिनों से नजर है। क्या कहा? मैं ब्लैकमेलिंग करता हूँ? कुछ भी फालतू बातें मत कर और पतली गली से निकल। बोला ना लड्डू खत्म हुए हैं। और तू कौन होता है मुझे उलट सवाल पूछने वाला? मेरे सीनियर ऑफिसर भी मुझे कुछ नहीं पूछते। अब ज्यादा शान पट्टी मत कर, नहीं तो बाहर आके सबक सिखाऊंगा। शेखर की दादागिरी देख के सारे लोग निकल गए। फिर शेखर ने लड्डू से भरी एक बड़ी टोकरी अपने स्कूटर पर रखी और चल दिया। थोड़ी दूर आने के बाद एक आदमी को उसने वो टोकरी दे दी। ब्रोकर वाले भाई, तुम्हारी डिमांड तो रोज बढ़ ही रही है। मैं इतने सारे लड्डुओं का जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा। लोगों को शक होने लगा है। और मेरा रेट कब बढ़ा रहे हो? आपने वादा किया था इस महीने से बढ़ाने का। अरे यार, क्या पैसों की रट लगाते हो हमेशा। बोला ना बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा। वैसे भी तुम सरकार की तनख्वाह लेते हो और सिर्फ 1 घंटा काम करते हो। ऊपर से ये ऊपर वाली कमाई। क्या करोगे इतने पैसे का? अगले हफ्ते देखता हूँ, लेकिन मुझे और ज्यादा लड्डू लगेंगे। और ज्यादा? हाँ भाई हाँ। देखो, अब अमीर लोग लाइन में खड़े तो नहीं होते, कम से कम 5 लड्डू लेते हैं और कभी कभी तो 100 भी लेते हैं। हमें क्या, हम ये स्पेशल सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी खुश है और हमारी ऊपर की कमाई से हमारे परिवार भी खुश है। और क्या चाहिए? बैठे बैठे कमा रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा रेट भी बढ़ाऊंगा। उसी गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहता था। उसके बेटे का नाम था राजू। राजू बड़ा ही तेज दिमाग था। राजू, ये लो स्मार्टफोन। परीक्षा में अव्वल आए हो इसीलिए दे रहा हूँ। अब साल पूरा होने तक कुछ मत मांगना और इस फोन का इस्तेमाल सोच समझ के करना। हाँ पापा, मैं सिर्फ स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए और नैतिक कहानियाँ देखने के लिए ही इसका इस्तेमाल करूँगा। प्रॉमिस। हाँ हाँ, जानते हैं हम, तुम एक अच्छे बेटे हो। जाओ खेलो अब। कुछ ही दिन बाद राजू का जन्मदिन था। अशोक अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन के लिए आया। दर्शन करने के बाद वो लोग लड्डू लेने के लिए काउंटर पर आए, लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया, चलो भाई चलो, काउंटर बंद हो गया है, लड्डू खत्म हो गए हैं, अब जाओ, कल आना। आज तो बुधवार है, कोई खास दिन नहीं, मंदिर में ज्यादा लोग भी नहीं है, फिर भी लड्डू खत्म हो गए। तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले? मैंने कहा ना लड्डू खत्म हो गए, निकलो अब। अरे भाई, मैं आपसे इतने तमीज से बात कर रहा हूँ और आप मुझसे तू तू कर रहे हैं। कम से कम सामने वाले का आदर करना तो सीखो। मैं भी इसी गाँव का हूँ। अरे भाई, तुम यहाँ के हो या किसी और देश के, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सबके साथ ऐसे ही बात करता हूँ। अब निकल ले वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगा, बाहर खदेड़ दूंगा। अशोक बिना कुछ कहे वहां से निकल आया, लेकिन राजू को अपने पिताजी के साथ हुई गलत बात सता रही थी। इतनी छोटी सी बात को लेकर मेरे पापा की बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं था उस अंकल को। ये तो सरासर अन्याय है। मैं उस लड्डू वाले अंकल को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर राजू अपनी साइकिल लेके मंदिर की तरफ निकला और पास ही छुपकर अपने मोबाइल में शेखर की वीडियो शूटिंग करने लगा। शेखर ने लड्डू से भरी टोकरी अपनी स्कूटर पर रखी और निकल गया। उसके जाते ही राजू ने अपनी साइकिल पर उसका पीछा शुरू किया और साथ ही साथ उसके मोबाइल में वीडियो शूटिंग जारी रखी। कुछ दूर आने के बाद शेखर एक पेड़ के नीचे रुका और किसी का इंतजार करने लगा। राजू अभी भी चुपके से उसका वीडियो निकाल रहा था। इतने में वो ब्रोकर वहां आया। शेखर ने लड्डू की टोकरियां उसे दी। ब्रोकर भाई, अब तो आपको मेरा कमीशन बढ़ाना ही होगा। रोज रोज जोखिम उठा के मैं मंदिर के लड्डू आपको ला के देता हूँ। बहुत बड़ी रिस्क है, कुछ तो सोचिए। अच्छा ठीक है, अब रो मत, मैं आज से ही तुम्हारा कमीशन बढ़ा देता हूँ। लो, ऐश करो। राजू ने एक पेड़ के पीछे छुपके इस घटना का पूरा वीडियो शूट कर लिया और सीधे गांव के पुलिस थाने पहुंच गया। नमस्ते सर, मेरा नाम राजू है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? तुम अकेले क्यों आए हो यहाँ? क्या आप अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मेरी सहायता करेंगे? बिल्कुल करूंगा, यही तो मेरी ड्यूटी है। क्या बात है? इस गांव के प्रसिद्ध मंदिर में लड्डुओं की ब्लैकमेलिंग हो रही है और गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। क्या इतना कुछ यहाँ हो रहा है और हमें पता ही नहीं? कि तुम्हारे पास कुछ सबूत है इस बात के? राजू अपने मोबाइल में की गई सारी रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को दिखाता है। इंस्पेक्टर तुरंत ही लड्डू काउंटर पे जाके
शेखर को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और राजू को शाबाशी देते हैं। राजू, तुम बड़े बहादुर और होशियार हो, तुम हमारे देश के भविष्य हो। वेल डन बेटा। तो देखा दोस्तों, कैसे राजू ने उसके मोबाइल का सही इस्तेमाल करके बरसों से चल रही लड्डू की ब्लैकमेलिंग को रोका और असली गुनहगारों को सजा दिलवाई। अगर हम भी राजू जैसे चौकन्ने रहे और अपने उपकरणों का होशियारी से इस्तेमाल करें तो आसपास होने वाली कई सारी गलत घटनाओं को रोक सकते हैं। जमशेदपुर नाम के राज्य में राम नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी रजनी और पहली पत्नी की बेटी राधा और रजनी की बेटी दिशा घर में रहा करती थी। राम कड़ी मेहनत किया करता था। पत्नी रजनी उसकी बेटी दिशा का अच्छा लालन पोषण किया करती थी, लेकिन राधा का हमेशा तिरस्कार करती थी क्योंकि वो सौतेली लड़की थी। ये बात राम की नजर में आती, मगर वो कुछ बोलता तो दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हो जाता और ये बात राधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने पिता को हमेशा समझाती और उन्हें चुप रहने कहती। आप मेरे साथ हो ना, फिर माँ से क्यों झगड़ा करते हो? अरे वो तुमसे सौतेला व्यवहार करती है, उसे अकल नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो। आप माँ से लड़ते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, नहीं लड़ूंगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद राम जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाता है। बारिश का मौसम होता है। जंगल जाने के बाद जोर की बारिश होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है और दुर्भाग्य से एक कड़कती बिजली राम के ऊपर गिरकर राम की मौत हो जाती है। अब उसके परिवार को चलाने के लिए कोई नहीं रहता और सारी जिम्मेदारी राधा के सिर पर आ जाती है। राधा अब घर के सारे काम करने लगी और बाहर कुछ काम मिले तो वो भी करने लगी। इस सब के बावजूद रजनी उससे सौतेला व्यवहार ही करती थी, लेकिन बेचारी राधा चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। काम करते समय अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसकी माँ उसे सजा देती थी। ऐसे ही एक दिन राधा आंगन में काम कर रही थी। उसकी माँ ने उसे आवाज दिया। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? ये काम कौन करेगा? आई माँ। अरे जल्दी आ, क्या कर रही है? हाँ माँ, बोलो क्या काम है? ये यहाँ पड़े कपड़े ऐसे ही पड़े रहने देने वाली है क्या? तुझे कपड़े नहीं धोने हैं क्या? जी माँ, वो रह गया, अभी करती हूँ। राधा अब कपड़े धोने बैठती है और कपड़े धोते धोते बहुत रोने लगती है। कपड़े धोने के बाद वो घर में चली जाती है। घर में जाते ही रजनी उसे बहुत भला बुरा कहती है। इतनी देर काम कर रही हो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत काम देती है। अब जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। अब दिशा और रजनी एक जगह बैठकर गप्पे मारने लगते हैं और कुछ काम नहीं करते। ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपना काम चुपचाप करने लगती है। ऐसे ही एक दिन राधा आंगन में कुछ लकड़ियां काट रही थी और तभी उसके हाथ में चोट लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसके हाथ में खून देख दिशा बोलती है। दीदी को कुछ लगा है? अरे कुछ नहीं हुआ है, काम करने में उतनी ही छूट मिल जाती है, इसीलिए ये नाटक कर रही है। और ऐसा कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिशा उसे हल्दी लगाती है। धन्यवाद दिशा। अब दिशा वहाँ से चली जाती है और राधा अपने माँ की याद निकालकर रोने लगती है। अगले दिन राधा फिर से काम करने लगती है। उसके हाथ में बहुत दर्द होता है, फिर भी वो काम करती ही रहती है। वो कुएं में से पानी निकालने जाती है और गलती से उसके हाथ से बाल्टी पानी में गिर जाती है। जोर से आवाज होती है। वो आवाज सुनकर रजनी बाहर आती है। क्या हुआ कलमुही, अब क्या नुकसान किया तूने? मेरा तो तू नुकसान ही कर रही है। कुछ नहीं माँ, हाथ से बाल्टी गिर गई। और कर नुकसान, जा चल बाल्टी निकाल कर ला। मुझे तैरना नहीं आता माँ, मुझे डर लगता है पानी से, मैं नहीं जाऊंगी। तू मुझे क्या पागल समझी है क्या? राधा बहुत रोने लगती है, फिर भी उसकी माँ उसे बहुत भला बुरा कहती है और अगर बाल्टी नहीं मिली तो घर में ना आने के लिए बोलती है। अब राधा के सामने कुएं में कूदने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। वो भगवान का नाम लेती है और एक रस्सी की मदद से कुएं में उतरने लगती है। वो बहुत गहराई तक पानी में उतरती है, मगर उसे कोई बाल्टी नजर नहीं आती। वो और अंदर जाती है। अनजाने में वो एक सुंदर तालाब में आ जाती है। वो तालाब से बाहर निकलती है और उस तालाब के बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश हो जाती है। बाहर निकलने के बाद वहाँ के रास्ते पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है जो रो रहा था। राधा उस पेड़ के पास जाती है और उससे बात करती है। हे सेब के पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? बेटी, मेरा ये पेड़ सेब के वजन से झुक गया है और मेरी टहनियाँ भी झुक गई है। इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझ पर लगे इन सेब को निकालोगी? क्यों नहीं पेड़, मैं अभी निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर राधा उस पेड़ से सारे सेब निकाल लेती है। अब वो पेड़ बहुत हल्का महसूस करता है और राधा से कहता है, धन्यवाद बेटी,
तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा है। बेटी, तुम अब इस रास्ते से आगे जाओ। राधा उस पेड़ को धन्यवाद देके आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर उसे एक गाय दिखाई देती है जो लंगड़ कर चल रही थी। वो गाय लंगड़ते हुए उसके पास आई और राधा से कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? हाँ करूँगी ना, बताओ क्या मदद करूँ मैं आपकी। मेरे पैर में कांटा चुभा है, क्या उसे निकाल दोगी? बहुत मदद होगी तुम्हारी। हाँ मैं निकाल देती हूँ। राधा गाय के पैर से कांटा निकाल देती है। कांटा निकालते ही गाय को बहुत अच्छा लगता है और गाय उसे आशीर्वाद देती है। मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद। बेटी, अब तुम आगे जा सकती हो, और अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। अब राधा उस गाय के बताए मुताबिक एक पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। चढ़ते चढ़ते रास्ते में उसे एक जंगल लगता है जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। तभी एक चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठती है और उससे बातें करने लगती है। लड़की, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? कुएं में मेरी बाल्टी गिर गई थी, इसीलिए उसे लाने के लिए मैं पानी में कूद गई और यहाँ आ पहुँची। यहाँ की दुनिया तो बड़ी ही अनोखी है। यहाँ के सारे प्राणी बोलते हैं क्या? हाँ, यहाँ के सारे जानवर बोल सकते हैं और अपने मुताबिक जी भी सकते हैं। इस जंगल को भगवान का आशीर्वाद मिला है। तुम अब आगे जाओ। ठीक है। अब चिड़िया जैसा बताती है वैसा ही राधा करती है। आगे जाकर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जो घास से बनी हुई थी। राधा उस झोपड़ी के पास जाती है और उसका दरवाजा ठकठकाती है। तभी अंदर से एक बूढ़ी दादी बाहर आती है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं इस जंगल में तालाब से आई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगी? मैं तुम्हें खाना दूंगी, मगर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा मुझे? तुम्हें घर की साफ सफाई करनी होगी और साथ ही साथ खाना भी बनाना होगा। हाँ मैं कर लूंगी दादी, मुझे ये सारे काम आते हैं। दादी मैं ये सारे काम करूंगी। दादी उसे खाने के लिए खाना देती है और राधा अब दादी के साथ ही उस झोपड़ी में रहने लगी। वो घर के सारे काम करने लगी और दादी को भी उससे लगाव होने लगा। ऐसे ही एक दिन राधा जंगल में घूम रही थी। वहाँ उसे एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया और देखते ही उसे वो पसंद आ गया। अब राधा बस उस राजकुमार के ही सपने देखने लगी। क्या सोच रही हो बेटी? तुम कुछ खोई खोई सी हो। दादी, आज मैंने जंगल में एक राजकुमार को देखा जो बहुत ही खूबसूरत है। बेटी, वो इस राज्य के राजा का बेटा है। वो बहुत ही दयालु और दिलदार है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा को अपने माँ की बहुत याद आने लगती है। वो ये बात दादी को बताती है और दादी उसे एक झरने के पास लेकर जाती है। राधा बेटी, तुम इस झरने से तुम्हारे घर पहुंच जाओगी। ये लो तुम्हारी बाल्टी, ये तो सोने से भरी हुई है। राधा झरने के नीचे खड़ी रहती है और उसके बदन पर सोने के आभूषण आ जाते हैं। दादी ये किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। अब ये झरना तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा। ऐसा कहते ही राधा वहाँ से गायब हो गई और अपने माँ के घर लौट आई। माँ देखो, ये तो राधा है ना? इसके बदन पर कितने आभूषण हैं देखो, सब सोने के लगते हैं। रजनी भी वहाँ आ जाती है और राधा से पूछताछ करती है। राधा सब सच बता देती है। अब उसकी माँ लालच में आकर अपनी बेटी दिशा से कहती है, बेटा दिशा, तू भी उस कुएं से उस जंगल में जा और जल्दी से सोना लेकर आ। जी माँ, अभी जाती हूँ। अब दिशा उस कुएं में कूद जाती है और तालाब से बाहर निकलती है। वो राधा ने बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। उसे भी रास्ते में वो सेब का पेड़ दिखाई देता है। बेटी, मेरे पेड़ के सेब निकाल दोगी? मुझे सोना चाहिए, मैं तुम्हारे पेड़ के सेब तोड़ने नहीं आई हूँ। ऐसा कह के दिशा उस पेड़ को वैसा ही छोड़ के आगे चली जाती है। अब आगे उसे रास्ते पर वो लंगड़ी गाय मिलती है। गाय उससे कहती है, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। ऐसा कह के दिशा वहाँ से भी चली जाती है। आगे जाकर उसे वो घना जंगल लगता है और उसके कंधे पर वही चिड़िया आकर बैठती है। दिशा गुस्से से उस चिड़िया को पकड़कर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। चिड़िया उससे कहती है, घमंडी लड़की, तूने मुझे जख्मी क्यों किया? मैं यहाँ तुम्हें जख्मी करने या तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। ऐसा कह के दिशा आगे चली जाती है। अब उसे पहाड़ी पर वो झोपड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी जल्दी में उस झोपड़ी के पास जाती है और दादी को आवाज देती है, दादी, ओ दादी, कहाँ हो आप? अब दादी झोपड़ी से बाहर आती है और उसे देखकर बोलती है, कौन हो तुम बेटी? मैं राधा की बहन हूँ दादी, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। अरे तुम राधा की बहन हो?
आओ, अंदर आओ। नहीं दादी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। अरे राधा ने मेरे घर के सारे काम किए थे। मुझे वो सारे काम नहीं आते, मुझे सिर्फ सोना चाहिए। आप मुझे जल्दी से सोना दे दो, मुझे मेरे माँ के पास भी जाना है। तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ और इस झरने के नीचे खड़ी रहो। दादी जैसे कहती है वैसा ही दिशा करती है और झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी झरने का पानी दिशा के शरीर पर पड़ने लगता है और दिशा का रंग पूरा काला हो जाता है। अब वो उसका रंग देखकर दादी से बोलती है, दादी, झरने के पानी से मेरा रंग काला क्यों हो गया? मुझे सोना चाहिए, ये काला रंग नहीं। जिसका मन जैसा, ये झरना उसको वैसा ही फल देता है। राधा का मन साफ था, इसलिए उसको सोना मिला, और तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हें इस जादुई झरने ने काला रंग दिया है। अब ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम चाहो तो इस झरने से घर जा सकती हो। अब दिशा रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही अपने माँ से कहती है, माँ देखो, उस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। कौन हो तुम, और ये दिशा जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे माँ, मैं दिशा ही हूँ। मेरा रंग काला हो गया है उस दुनिया में जाके। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कलमू ही राधा तो इतना सोना लेकर आई, और तुम ये काला रंग लेकर आई हो। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने बुलाया? तूने मेरी दिशा को झूठ मूठ का बताया था ना? नहीं माँ, मैंने तो सही सही बताया था। ये ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता। अब रजनी उसकी बेटी के साथ ऐसा होने के बाद राधा से और बुरा व्यवहार करने लगी। वो अब दिन रात राधा से काम करवाने लगी। राधा का सारा सोना उसने अपने पास रख लिया और राधा को रोज परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन राधा उस दुनिया के वो सुनहरे पल याद कर कर रो रही थी। उसे वो गाय, वो पंछी और दादी, इन सब की याद आ रही थी। राधा को उस राजकुमार की भी बहुत याद आ रही थी। अब राधा ने तय किया कि उसे उस दुनिया में वापस जाना है। राधा ने उस गाय को आवाज दी, हे जादुई गाय, क्या तुम सुन सकती हो? मुझे यहाँ से ले जाओ। अब वो जादुई गाय वहाँ आ जाती है और तभी क्या हुआ है बेटी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या आप मुझे आपकी दुनिया में ले जा सकती हो, हमेशा के लिए? हाँ बेटी, ले जा सकती हूँ। चलो चलते हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठो, हम वहाँ चले जाएंगे। राधा उस गाय की पीठ पर बैठकर उस जादुई दुनिया में वापस चली जाती है। अब गाय उसे उस जंगल में लेकर जाती है। वो जंगल एक बड़े नगर में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद गाय उसे पहाड़ी पर लेकर जाती है जहाँ बूढ़ी दादी रहती थी। अब उस दादी की झोपड़ी की जगह एक बड़ा राजमहल था और वो दादी वहाँ की महारानी थी। दादी, ये सब ऐसा कैसे हो गया? राधा, ये एक बहुत बड़ा नगर है जहाँ हम सब रहते हैं। जब कोई अनजान आता है तो उसके लिए ये जंगल बन जाता है। क्या हुआ राधा, तुम ऐसे अचानक यहाँ कैसे आई? मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आप ही के पास रहूँ। मेरे बाबा जाने के बाद आप ही ने मुझे इतना प्यार किया है। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है, इसी वजह से मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो राधा। तुम्हारा अच्छा स्वभाव हमें बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे राजकुमार से शादी कर लो और हमेशा के लिए इस राज्य में राज करो। मगर मैं कैसे दादी? क्यों? तुम्हें पिछली बार राजकुमार पसंद आया था ना? वो राजकुमार मेरा पुत्र है। क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? हाँ। दादी अपने पुत्र को राधा से मिलाती है और उस राजकुमार को भी राधा देखते ही पसंद आ जाती है। अब उन दोनों की शादी धूमधाम से होती है और राधा उस नगर की महारानी बन जाती है और खुशी खुशी उस राज्य में अपना जीवन व्यतीत करती है। सुवर्णगढ़ राज्य के राजा कनकसेन बहुत ही होनहार थे। उनका राजपुत्र सुवर्णकांत और राजकन्या कंचना बहुत ही सुंदर दिखते थे। उनके सौंदर्य और शूरता के चर्चे हर राज्य में फैले हुए थे। एक दिन सुवर्णकांत अपने मन की बात अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मेरा राज्याभिषेक होने से पूर्व मैं ये पूरा देश भ्रमण करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए आज्ञा चाहिए। राजपुत्र, आपकी इच्छा अनुसार आप देश भ्रमण कर सकते हैं, मगर आपको 1 वर्ष के अंदर देश भ्रमण करके राज्य में लौट आना होगा। ठीक है पिताजी, 1 वर्ष में मैं वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर राजपुत्र सुवर्णकांत अपने माँ, पिताजी और लाडली बहन कंचना से विदा लेता है और देश भ्रमण पर निकल जाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। लगभग 10 महीने पूरे हो जाते हैं। अब राजकुमारी कंचना का राजमहल में मन नहीं लगता। एक दिन उसे बहुत बुरा सपना आता है। रात भर वो उस सपने की वजह से सो नहीं पाती। अगले दिन वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे कल रात को बहुत बुरा सपना आया कि भैया किसी विशाल सरोवर में डूब रहे हैं। उनकी आंख नाक में पानी गया है और वो मुझे सहायता के लिए पुकार रहे हैं।
मैं इस स्वप्न से विचलित हुई हूँ पिताजी। पुत्री कंचना, तुम चिंता मत करो। राजपुत्र सुवर्णकांत बहुत ही शूरवीर है, वो जल्द ही सही सलामत लौट आएंगे। ऐसा कहकर महाराज ने अपनी पुत्री को समझाया। अब महाराज ने अपने सैनिकों की एक विशेष सेना को राजकुमार की तलाश में भेज दिया और राजकुमार का इंतजार करने लगे। अब 1 साल हो गया। राजा बहुत चिंतातुर होने लगे। कुछ दिनों में राजा के सारे विशेष सैनिक वापस आ गए। उन्हें राजकुमार नहीं मिला था और सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि राजकुमार अंत में अपरपुर नाम के राज्य में गए थे। अब राजा के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। राजपुत्र का कहीं पता नहीं चल रहा था। कंचना को अपना सपना सच होते दिखाई दे रहा था। वो बहुत चिंतित हो गई थी। एक दिन उसने राजा से कहा, पिताजी, आप मुझे भैया को खोजने की इजाजत दे दीजिए। मैं भैया को खोज कर लाऊंगी। नहीं राजपुत्री, आप नहीं जाओगी। आपका जाना उचित नहीं होगा। हम देखते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं। आप चिंता ना करें। महाराज अब बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं मगर राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आप तो जानते हैं कि मैं शस्त्र विद्या में निपुण हूँ और युद्ध कला में भी निपुण हूँ। आप ऐसी छोटी मोटी समस्या से कैसे डर सकते हैं? मैं मेरे भैया को खोजने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगी पिताजी। आप मुझे कृपया जाने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है कंचना, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूँ, मगर तुम एक वादा करो कि अगर सुवर्णकांत का कुछ पता न चला तो तुम वापस राज्य में लौट आओगी। ठीक है पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी बहु पुत्री। अब कंचना सुबह ही यात्रा के लिए निकल पड़ती है। वो एक लड़के की तरह अपना वेश परिधान कर लेती है और लगातार 7 दिन तक घोड़े पर सवार होकर अपना सफर करती है। आखिर वो अपरपुर नाम के राज्य में पहुंच जाती है। उस राज्य के सीमा के शुरू होते ही एक कुएं के पास उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। राजकुमारी वहां जाकर देखती है तो एक बूढ़ा आदमी जोर से रोता हुआ दिखाई देता है। वो भीड़ से पूछती है, क्या हुआ है? यहाँ ये आदमी क्यों रो रहा है? अरे बेटा, यहाँ इस बूढ़े आदमी के बेटे ने पानी में कूद के जान दे दी है। बहुत देर हो गई है मगर अभी तक उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए सारे लोग चिंता में है। कंचना ये सब सुनकर पानी में छलांग लगाती है मगर पानी में उसे कोई नजर नहीं आता। वो पानी के तले जाकर खोजती है। उसे वहाँ एक बड़ा सुरंग दिखाई देता है। वो सुरंग में जाकर देखती है तो वहाँ एक लड़की अपनी वीणा बजा रही थी और एक आदमी उस वीणा का आनंद ले रहा था। कंचना समझ जाती है कि वो वही आदमी है जिसके पिता बाहर रो रहे हैं। कंचना के अंदर जाते ही वीणा वादन बंद हो जाता है। वो उस लड़की से बोलती है, आप कृपया करके इस आदमी को जाने दीजिए। इसके माता पिता बाहर शोक मना रहे हैं। वो आदमी चाहे तो जा सकता है, मैं रोकूंगी नहीं, मगर मैं बाहर नहीं आ सकती। मैं बाहर आ गई तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। कंचना उस आदमी को समझाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर आकर कंचना के साथ उस आदमी को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम कहाँ से आई हो बेटा? यहाँ आज तक तो कभी नहीं देखा। बाबा, मैं सुवर्णगढ़ से आई हूँ। मुझे यहाँ का जो माया सरोवर है वहाँ जाना है। बेटा, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? वहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया। मेरी सलाह मानो, तुम वहाँ जाने का ख्याल दिल से छोड़ दो। बाबा, मुझे वहाँ जाना ही है। आप मुझे सिर्फ बताइए कि वहाँ कैसे जाना है। बेटा, तुम्हें वहाँ जाने के लिए सिर्फ इस राज्य के महाराज की आज्ञा लेनी होगी और उनकी आज्ञा लेने के लिए तुम्हें उन्हें अलग अलग प्रकार के मूल्यवान रत्न देने होंगे। शायद तब वो तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दे। धन्यवाद बाबा। ऐसा बोल के कंचना वहाँ से निकलती है और उनके पास के वो अलग अलग मूल्यवान रत्न लेकर नगर में प्रवेश करती है। अब वो राजा के दरबार में हाजिर होती है और उनसे कहती है, महाराज, मैं सुवर्णगढ़ से आई हूँ और आपके लिए वहाँ के अलग अलग मूल्यवान रत्न लेकर आई हूँ। आपको पसंद आते हैं क्या? देख लीजिए। अति सुंदर। ऐसे मूल्यवान रत्न आज तक हमने नहीं देखे। आपने इतने सुंदर और कीमती रत्न हमें दिए हैं। अब आपको हमारा मेहमान बनके कुछ दिन हमारे महल में रहना होगा। धन्यवाद महाराज। कंचना महाराज का दिल जीत लेती है और महल में 5 दिन रुककर फिर वहाँ से निकलने का विचार करती है। आप यहाँ हमारे मेहमान हो, मगर आप इतनी दूर किस लिए आए हैं आपने ये अभी तक नहीं बताया। महाराज, आप मुझे वचन दीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप क्रोधित हो गए तो? वचन दिया आपको, आप जो भी मांगोगी आपको मिल जाएगा। महाराज, मुझे आपके नगर में जो माया सरोवर है वहाँ जाना है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, आपको वहाँ जाना है तो आप जा सकते हो, मगर वो सरोवर बहुत ही माया से भरा हुआ है। आप जरा संभल कर जाइए।
धन्यवाद महाराज। उसी दिन कंचना सरोवर को देखने चली जाती है। महाराज की आज्ञा साथ होने के कारण उसे कोई भी रोकता नहीं। उसके वहां जाते ही उस माया सरोवर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद भी हो जाता है। वो माया सरोवर पूरा माया से बना हुआ था। वह आज तक जो भी गया था वो लौटकर कभी वापस नहीं आया था। कंचना थोड़ी देर चलती है। कुछ देर बाद एक डरावना आदमी आकर उससे कहता है, आइए, आपका यहाँ स्वागत है, आइए मेरे साथ। कंचना उसके साथ चलने लगती है। हमारे यहाँ मेहमानों को इस सरोवर में नहलाने की परंपरा है। आप उस सरोवर के बीचों बीच जाइए, मैं आपके पीछे आता हूँ। कंचना के कमर तक पानी पहुंच गया था। अब कंचना बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। वो आदमी कंचना के पीछे ही चलने लगता है। अब पानी कंचना के गर्दन तक आ जाता है। वो डरावना आदमी कंचना को नहलाने के लिए एक लोटे से उसके सिर पर पानी डालता है। वो ऐसे 3 बार करता है और तीसरी बार वो लोटा पानी में उल्टा डाल देता है। लोटा उल्टा डालते ही कंचना पानी में डूबने लगती है। जैसे तैसे वो ऊपर लटकती एक रस्सी को पकड़कर जोर से खींचती है और तभी सब तरफ प्रकाश फैल जाता है। थोड़ी ही देर में सारा सरोवर बड़े आलीशान महल में परिवर्तित हो जाता है। कंचना महल में आगे जाकर देखती है। उसे वहां एक बड़ा मंडप दिखाई देता है जिसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां खड़ी हुई है। उन मूर्तियों के बीचों बीच एक सोने के पिंजरे में एक तोता होता है और उस तोते के सामने एक दीवार पर राजमुद्रा गढ़ित होती है जिस पर एक संदेश लिखा होता है। कंचना उस दीवार के पास जाकर वो संदेश पढ़ती है। जो भी आगे रखे हुए धनुष्य से इस सोने के पिंजरे में कैद तोते की दाहिनी आंख को बाण मारेगा, उसे इस माया सरोवर की माया प्राप्त होगी और यहाँ का मूल्यवान कोहिनूर हीरा भी उसे मिल पाएगा। और अगर कोई ये शर्त पूरी ना करे तो वो मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब पढ़कर अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाई सुवर्णकांत का क्या हुआ होगा। वो झट से उन मूर्तियों के पास चली जाती है और अपने भाई को ढूंढती है, मगर सारी मूर्तियां एक जैसी ही दिखाई देती है। वो धनुष उठाकर तीर मारने के लिए सज्ज हो जाती है और एक तीर मारती है। उसका निशाना चूक जाता है। हे राजकुमारी कंचना, क्यों यहाँ निरर्थक प्रयास कर रही हो? उस तोते ने वो राजकुमारी है यह पहचान लिया और उसे वहाँ से भाग जाने की सलाह दी। नहीं, अब जो भी है, मगर हमारा राजवंश हमें कोई भी चुनौती को छोड़कर भागने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए मुझे ये चुनौती स्वीकार है। मेरा कुछ भी हो जाए, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कहते ही उसका कमर तक का सारा शरीर मूर्ति में परिवर्तित हो गया। अब उसने दूसरा तीर उठाया और निशाना लगाया। इस बार भी निशाना चूक गया। राजकुमारी, तुम्हारा भी हाल इन बाकियों की तरह ही होने वाला है। अब राजकुमारी डर गई। उसके हाथों तक का भाग मूर्ति बन गया था। अब उसके पास आखिरी तीर बचा हुआ था। हे सारे गुरुवर्य, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप मुझे कृपया करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कह के कंचना ने तीसरा तीर धनुष पर लगाया और उसे अपने सिर से लगा के तोते की तरफ आखिरी निशाना लगाया। वो तीसरा तीर जाके उस पंछी की दाहिनी आंख में घुस गया। सारा मंडप टूट गया और उसके पैरों के पास एक बड़ा हीरा आकर पड़ा। राजकुमारी ने आंखें खोली और वो हीरा उठाकर मूर्तियों के पास चली गई। हर मूर्ति को वो हीरे से स्पर्श करने लगी। हीरे के स्पर्श करते ही सब मूर्तियां मुक्त होने लगी और राजा महाराजा ऐसे सारे लोग मुक्त होने लगे। अब एक आखिरी मूर्ति बची थी। हे भगवान, ये मेरा भाई है। ऐसा कह के वो आखिरी मूर्ति को हीरा लगाकर उसे मुक्त करती है और उसके सामने उसका भाई राजपुत्र सूर्यकांत खड़ा दिखाई देता है। कंचना, आपके सामर्थ्य का कोई मोल नहीं है। आपने हमें छुड़ाकर आपकी वीरता सिद्ध की है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। भैया, आप मुझे मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। चलिए, अब हम हमारे राज्य में लौट जाएंगे। ऐसा कह के सुवर्णकांत और कंचना अपने राज्य में लौट आते हैं। दोनों को देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी पर उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। अब महाराज कनकसेन अपने राजपुत्र का राज्याभिषेक कर देते हैं और राजकुमारी कंचना का विवाह भी एक बड़े राज्य के राजकुमार से धूमधाम से करते हैं। अब राजा और राजा की प्रजा बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम धैर्य और विवेक से करना चाहिए। अगर अपने इरादे बुलंद हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है।